मित्रों, आज हम प्रेम की बिरादरी यह कहानी पढ़ने जा रहे हैं। यह कहानी हरिशंकर परसाई की है। हरिशंकर परसाई का हम संक्षिप्त में परिचय देखते हैं। हरिशंकर परसाई जो है उनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में 12 अगस्त 1924 में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय में एमए हिंदी करने के बाद कुछ दिनों तक उन्होंने नौकरी की। उसके बाद 1957 में नौकरी से त्यागपत्र देकर उन्होंने स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बनाया और जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। धीरे धीरे करके उन्होंने इस तरह की अनेक पत्रिकाएं निकाली जिसमें वह स्थायी स्तंभ लेखन करते थे और कुछ पत्र पत्रिकाओं में भी उनके प्रमुख व्यंग्यात्मक लेख जो है वह प्रसिद्ध होते रहे हैं। व्यंग लेखन में परसाई जी अपना एक विशिष्ट स्थान और शैली निर्माण कर चुके हैं। जिस चुटीलेपन और मधुर तीखेपन के लिए व्यंग विख्यात है वह सब परसाई जी की रचनाओं में मिलता है। एक बार जिस समस्या पर वे लेखनी उठाते हैं उसकी ऐसी बखेड़ियाँ उधड़ते हैं कि सुनने वाला और पढ़ने वाला धन्य धन्य हो उठता है। पर जिस पर व्यंग का तीर साधता है वह पानी पानी हो जाता है। हरिशंकर परसाई व्यंग्यकार रहे हैं। उन्होंने सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक विसंगतियाँ तथा साहित्यिक स्थितियों पर भी तीखे व्यंग किए हैं। जैसे राजनीति में नेता कैसे है, सामाजिक स्थिति में समाज कैसा है, आर्थिक स्थिति में गरीबी अमीरी, इन परिस्थितियों को और साहित्य में भी जो कुछ भी अलग होता है या किस तरह से उसमें भेदभाव होते हैं उन सब पर यहाँ पर हरिशंकर परसाई ने लिखा है। सीधी सरल और तीखे सीधे तथा दूर तक मार करने वाले व्यंग्य बाणों के धनी हरिशंकर परसाई नवीन नवीन विचारों को अपने साहित्य में प्रकाशित करते हैं। तो उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। उन रचनाओं को हमें समझने की आवश्यकता नहीं है। तो उनकी एक रचना अर्थात कहानी जो है वह हमें पढ़ने जानी है आज, प्रेम की बिरादरी। अगले पेज पर देखिए, परसाई जी के साहित्य का मूल स्वर व्यंग रहा है। समाज को जर्जरित करने वाली रूढ़ियाँ सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन में फैले भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, ढोंग आदि का पर्दाफाश करने में उन्हें महारत हासिल है। सामाजिक विसंगतियाँ अर्थात व्यक्ति तथा समाज की कमजोरियों को आधार मानकर उन्होंने ऐसी चुटकियाँ ली है कि देखते ही बनता है। उनके व्यंग क्या है समझो, शब्दों के बने चाबुक है और उनकी भाषा अत्यंत सरल एवं प्रवाह युक्त है। और ऐसे व्यंग्यता के धनी हरिशंकर परसाई का निधन 10 अगस्त 1995 में हुआ था। तो हमें जो आज कहानी पढ़ने जा रही है प्रेम की बिरादरी, इस कहानी का जो सारांश है वह हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, प्रस्तुत व्यंग में हरिशंकर परसाई जी ने प्रेम के विभिन्न स्वरूपों पर चुटीला व्यंग किया है। लड़के लड़की का घर से भागकर शादी करने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। तो समाज में हम यह एक समस्या देखते हैं। परसाई जी ने जब किसी से कहा कि अमुक लड़का और लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है और वह भी तब जब दोनों अलग अलग जाति के हैं, इसके जवाब में देखिए प्रश्न क्या था कि लड़का लड़की ने शादी कर ली है लेकिन वे अलग अलग जाति के हैं। इस पर हरिशंकर परसाई का जवाब देखिए कि वह बिल्कुल सटीक और व्यंग्यपूर्ण शैली में कहते हैं कि कम से कम मनुष्य जाति से तो हुई है। इसी प्रकार एक और प्रसंग पर समाज की असलियत का पर्दाफाश करते हैं। जब एक सज्जन की लड़की दूसरी जाति के लड़की से शादी करना चाहती थी, परंतु माँ बाप अपनी जाति प्रथा के शाश्वता में विश्वास आड़े आ जाता है और वे लड़की की शादी अपनी जाति के ही लड़के से करते हैं जो कम कमाता है और अपने पत्नी को हमेशा पीटता रहता था। जब परसाई ने उन सज्जन से भी कहा तो लड़की बड़ी तकलीफ में है, उसे वह पीटता है, तब उस सज्जन में कोई जवाब नहीं दिया। परसाई जी ने इस पर सदा हुआ व्यंग करते हैं। वे सज्जन जवाब देते तो क्या होता, तो वह कहते संतोष तो इस बात का है कि वह जाति वाले से पीट रही है,
इस प्रकार हरिशंकर परसाई ने जो व्यंग किया है वह सचमुच ही मानो शब्दों के चाबुक हो, और इस तरह से समाज में कोई भी एक समस्या हो, उस समस्या को अच्छी तरह से समाज के सामने प्रस्तुत करने का जो प्रभावी साधन है उसे व्यंग कहा जाता है, या व्यंग शब्द शक्ति भी कहा जाता है, जो हरिशंकर परसाई की विशेषता है। ठीक है, तो आज हम प्रस्तुत कहानी देखेंगे प्रेम की बिरादरी। अगले पेज पर प्रेम की बिरादरी, और लेखक याद रखने हैं सबको, हरिशंकर परसाई। तो प्रस्तुत कहानी देखिए। उनका सब कुछ पवित्र है। जाति में बाजे बजाकर शादी हुई थी। पत्नी ने 7 जन्मों से किसी दूसरे पुरुष को नहीं देखा। उन्होंने अपने लड़की की शादी साधा मंडप में की। लड़की के लिए दहेज दिया और लड़के के लिए लिया। एक लड़की खुद पसंद की और उसके लड़के की पत्नी बना दिया। तो इस तरह से जो बुजुर्ग होते हैं वे किस तरह से जो हमारी पुरानी रूढ़ी परंपरा है, संस्कार है, उनको मानते हैं, और इस तरह से एक गृहस्थ अपने लड़के और लड़की की शादी जो है वह अपनी मर्जी से अपनी पसंद की हुई लड़की या दामाद के साथ करा देता है। सब कुछ उनका पवित्र है और उसको वे क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं, प्रॉपर्टी मानते हैं। फुर्सत में रहते हैं, यानी बिल्कुल निवांत रहते हैं। दूसरों की कलंक चर्चा में समय काटते हैं और उनका सब अच्छा है, पवित्र है, और लोग जो कर रहे हैं, समाज जो कर रहा है वह कितना गलत है, उस पर वह चर्चा करते अपना समय काटते हैं। जो समय फिर भी बच जाता है उसमें मुंह के सफ़ेद बाल उखाड़ते हैं और बर्तन बेचने वाले की राह वाली की राह देखते हैं। वाली की यहाँ पर शब्द महत्वपूर्ण है, यानी ये कितने पवित्र है यहाँ पर स्पष्ट होता है। पवित्रता का मुंह दूसरों की अपवित्रता के गंदे पानी से धुलने पर भी उजाला होता है। देखिए यहाँ पर शब्दों की जो यहाँ पर सार्थकता है वह किस तरह से स्पष्ट होती है कि समाज में कुछ लोग अपने आप को जो जाति बिरादरियाँ है उनको किस तरह से वह संभाल कर रखते हैं या उनका पालन करते हैं। ऐसे मानने वाले जो लोग हैं वह जो न मानने वाले लोग हैं उन पर हमेशा चर्चा करते रहते हैं। वे हमेशा दूसरों की अपवित्रता का पानी लोटे में लिए रहते हैं। मिलते ही पवित्रता का मुंह धोकर उसे उजाला कर देते हैं। वे पिछले दिनों 2 लड़कियों के भागने, 3 स्त्रियों का गर्भपात, 3-4 गैर बिरादरी में शादी, 2 प्रतिव्रताओं के प्रणय प्रसंग बता चुके हैं। यानी समाज में क्या हो रहा है, हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है, उस पर जाता हुए ये लोग ध्यान देते हैं, जो शायद किसी काम का नहीं होता, लेकिन उनका एक तरह से वह समय बिताने का साधन बन गया है। अभी उस दिन दांत खोदते आए भोजन के बाद कलंक चर्चा का चूर्ण फाँकना जरूरी होता है, हाजमा अच्छा होता है। उन्होंने चूर्ण फाँकना शुरू कर दिया, यानी दूसरों की बुराई करना शुरू कर दिया। जब भी वे भोजन करते उसके बाद लोगों की बुराई करना ही उनका एक तरह से व्यवसाय है। आपने सुना अमुक साहब की लड़की अमुक लड़के के साथ भाग आई और दोनों ने इलाहाबाद में शादी कर ली। कैसा बुरा ज़माना आ गया है। मैं जानता हूँ कि वे बुरा ज़माना आने से दुखी नहीं है, सुखी है। जितना बुरा ज़माना में आएगा वे उतने ही सुखी होंगे। तब वे यह महसूस करेंगे कि कहकर गर्व अनुभव करेंगे कि इतने बुरे ज़माने में हम कितने अच्छे हैं। लोग बड़े चतुर होते हैं। वे सामूहिक पतन से निजी गौरव का मुद्दा निकाल लेते हैं और अपने पतन को समूह का पतन कहकर बरी हो जाते हैं। यानी मन से तो लोग चाहते हैं कि समाज का बुरा हो, लेकिन यहाँ पर वह अपना भला किस तरह से चाहते हैं कि इस बुराई में भी वे अच्छे हैं। मैंने अपनी दुष्ट आदत के मुताबिक कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है। अपने देश में अच्छी शादी या लड़की भगाकर ही हुई है। कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया और अर्जुन ने कृष्ण की बहन सुभद्रा का हरण किया। इसमें कृष्ण की रजामंदी थी। भाई अगर कोऑपरेट करे तो लड़की भगाने में आसानी होती है। वे नहीं जानते थे कि पुराण उनके मुंह पर मारूंगा। संभल कर बोले, भगवान कृष्ण की बात अलग है। मैंने कहा, हाँ अलग तो है, भगवान और औरत। देखिए अगले पेज पर, भगाओ तो वह बात भजन में आ जाती है। देखिए
भगाओ तो वह बात भजन में आ जाती है। और साधारण आदमी ऐसा करे तो वह अनैतिक काम हो जाता है। जिस लड़की की चर्चा आप कर रहे हैं वह अपनी मर्जी से घर से बाहर निकली और मर्जी से शादी कर ली, इसमें क्या हो गया? वह कहने लगे, आप हमेशा उल्टी बात करते हो। रीति नीति परंपरा विश्वास क्या कुछ नहीं है? आप जानते हैं लड़का लड़की अलग जाति के हैं। मैंने पूछा, मनुष्य जाति के तो है ना? प्रश्न चिन्ह। वे बोले, हाँ, मनुष्य होने में क्या शक है? प्रश्न चिन्ह। मैंने कहा, तो कम से कम मनुष्य जाति में शादी हुई है। अपने यहाँ तो मनुष्य जाति के बाहर भी महान पुरुषों की शादी की है, जैसे भीष्म ने हिडिंबा से। तो आप जानते हैं ना, हिडिंबा राक्षसिनी थी जो मानव जाति को खा जाती थी। ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। क्या कारण है? अभी तो ठीक है कि राक्षस रहे नहीं तो हो सकता है ये भी संभव होता। ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। क्या कारण है कि लड़के लड़की को घर से भगाकर शादी करनी पड़ती है? 24-25 साल के लड़का लड़की को भारत सरकार बनाने का अधिकार तो मिल चुका है, पर अपने जीवन साथी बनाने का अधिकार नहीं है। यह बहुत बड़ी विडंबना है। घटनाएं रोज सुनता हूँ। 2 तरह की चिट्ठियाँ पेटेंट हो गई है। उनके मजबूर यह है जिसे भागकर शादी करना है वे, और जिन्हें नहीं करना है वे भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए किस तरह की चिट्ठियाँ जब एक लड़की या लड़का घर से भाग जाए तो लिख सकते हैं। यह बात यहाँ पर बताई गई है। चिट्ठी नंबर 1। पूज्य पिताजी, मैंने यह रमेश से वैदिक रीति के अनुसार शादी कर ली है। हम अच्छे हैं, आप चिंता मत कीजिए। आशा है आप और अम्मा मुझे माफ़ कर देंगे। आपकी बेटी सुनीता। फिर दूसरी चिट्ठी। प्रिय रमेश, मैं अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जा सकती हूँ। मुझे माफ़ कर देना। तुम जरूर शादी कर लेना और सुखी रहना। तुम दुखी रहोगे तो मेरे जीवन में भी सुख नहीं मिलेगा। मैं हृदय से तुम्हारी हूँ। 4-5 साल बाद आओगे तो पप्पू से कहूँगी, बेटा मामा जी को नमस्ते करो। तुम्हारी विनीता। देखिए एक लड़की ऐसी है जो शादी भागकर कर देती है और अपने पिताजी को चिट्ठी लिखती है, और एक लड़की ऐसी है जो शादी करना नहीं चाहती और अपने प्रियकर को चिट्ठी लिखती है। इसके बाद एक मज़ेदार क्रम चालू होता है। माँ बाप कहते हैं वह हमारे लिए मर चुकी है, अब हम उसका मुंह नहीं देखेंगे। कुछ महीने बाद मैं उनके यहाँ जाता हूँ तो वही लड़की चाय लेकर आती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये स्पष्ट है कि लड़की भागकर शादी करती है और फिर अपने माता पिता के घर पर आती है, अर्थात उसके माता पिता उसका स्वीकार करते हैं। ठीक है, अगले पेज पर देखिए। मैं उनसे पूछता हूँ, यह तो आपके लिए मर चुकी थी। वे जवाब देते हैं, आखिर लड़की ही है। और मैं सोचता रह जाता हूँ कि जो आखिर में लड़की है वह शुरू में भी क्यों लड़की नहीं थी। माता पिता की भावनाओं को मैं जानता हूँ। विश्वास और परंपरा के टूटने में बड़ा दर्द होता है, पर शेरप्पा तेनसेन गौरी शंकर की चोटी पर आकर आया था। तब उससे किसी ने पूछा कि क्या वहाँ शंकर भगवान है, तो उसने कहा था कि नहीं। एक सज्जन बड़े दर्द से मुझसे बोले, तेनसेन को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने कहा, वहाँ शंकर भगवान उसे नहीं दिखे, तो उसने कहा नहीं है। वे बोले, फिर भी उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने कहा, जब है ही नहीं तो। तो इस तरह से जब भी किसी भगवान के या चोटी पर, जिसे यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो वास्तव में वह नहीं होते हैं वहाँ पर, वह तो हमारे मन में होते हैं। वे बोले, फिर भी उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने उनसे पूछा, क्या आप मानते हैं कि वहाँ शंकर जी है? उन्होंने कहा, यह हम भी जानते हैं कि वहाँ शंकर जी नहीं है, पर एक विश्वास हृदय में है कि शंकर जी है, जो ओढ़नदानी में है। कभी कोई संकट हम पर आएगा तो वे आकर हमें उबार लेंगे। तो इस तरह से मन में विश्वास होना चाहिए। इस तरह की बातें समाज में होती है। बड़े विश्वास का बड़ा फल मिलता है, उसके टूटने का भी सुख नहीं और दुख होता है। एक सज्जन की लड़की दूसरी जाति के लड़के से शादी करना चाहती थी। वहाँ माँ बाप की जाति प्रथा की शाश्वतता में विश्वास आड़े आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा वर्णन है कि एक लड़की जो है वह दूसरी जाति के लड़की के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन माँ बाप अपने विचारों के पक्के थे।
और जाति भेद मानने वाले थे। लड़का अच्छी ऊंची नौकरी पर था, परंतु लड़की के माता पिता ने उसकी शादी अपनी ही जाति के एक लड़के से कर दी जो कम कमाता था। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। और पत्नी को पीटता भी था। एक दिन मैंने उस सज्जन से कहा कि सुना है लड़की बड़ी तकलीफ में है, वह उसे पीटता है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो लेखक अपनी ओर से कहते हैं कि जवाब देते भी तो क्या देते, सिवा इसके कि इतना तो संतोष है कि जाति वाले से पीट रही है। आखिर ये हमारे लोग किस परंपरा को, किस आदर्श को मान रहे हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सीता महासती है। इसमें श्रेष्ठ स्त्री पुरुष की कल्पना, ऐसे अच्छे विवाह की कल्पना इस समाज में नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम का निर्माण करने वाले तुलसीदास कहते हैं कि पुष्प वाटिका में कंकड़ किंकिन नुपुर की ध्वनि सुनकर लक्ष्मण के सामने राम कन्फेस करते हैं कि ऐसा लगता है कि मदन ने दुधम भी दे दी है। यानी राम के मन में धनुष वही टूट गया, विवाह पूर्व प्रेम हो गया और फिर विवाह हो गया। आज जिन मूल्यों को इस मामले में माना जा रहा है, उनको देखकर भी मुझे लगता है कि तुलसीदास ने जो लिखा है वैसा नहीं हुआ होगा, हुआ ऐसा होगा। राम ने लक्ष्मण से पूछा होगा कि यह कंकड़ किंकिन और नुपुर ध्वनि किसकी है। लक्ष्मण ने कहा होगा यह जनक की लड़की सीता की है। तब राम ने पूछा होगा कि क्या मैं जनक अपनी ही बिरादरी के हैं। लक्ष्मण ने कहा होगा हाँ, राजा जे के सिंह अपनी बिरादरी के है, यानी जनक सिंह अपनी बिरादरी के है। अगले पेज पर हम पढ़ेंगे, राम ने कहा होगा तब तो मेरा मन डोल उठा, दूसरी बिरादरी के होते तो मेरे मन पर कोई असर नहीं होता। अर्थात ऐसा कहा जाता है ना कि प्रेम जाति पाति को नहीं देखता। इन लड़के लड़कियों से क्या कहा जाए, यही न कि प्रेम की जाति होती है। एक हिंदू प्रेम है, एक मुसलमान प्रेम है, एक ब्राह्मण, एक ठाकुर प्रेम है, एक अग्रवाल प्रेम है। एक कोई जावेद आलम किसी जयंती गुहा से शादी कर लेता है तो सारे देश में लोग हल्ला कर देते हैं और दंगा भी करवाते हैं। इस सब को देखते हुए आगे चलकर तरुण तरुणी के प्रेम का दृश्य ऐसा होगा। तरुण तरुणी मिलते हैं और वार्तालाप करते हैं। तरुण, क्या आप ब्राह्मण हैं? और ब्राह्मण है तो किस प्रकार के ब्राह्मण हैं? तरुणी, क्यों, क्या बात है? तरुण, कुछ नहीं, जरा आपसे प्रेम करने का इरादा है। तरुणी, तो मैं खत्री हूँ। तरुण, तो फिर मेरा आपसे प्रेम नहीं हो सकता क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। लोग कहते हैं कि आखिर स्थायी मूल्य और शाश्वत परंपरा भी तो कोई चीज़ है, सही है, पर मूर्खता के सिवा कोई भी मान्यता शाश्वत नहीं है। मूर्खता अमर है, पर बार बार मरकर भी जीवित हो जाती है। उधर मैं लड़के लड़की से पूछता हूँ कि वेद तो यहाँ भी है और वहाँ भी वैदिक रीति है, फिर भी लोगों ने यह क्यों नहीं शादी कर ली, भागकर दूसरी जगह क्यों गए? वे कहते हैं यहाँ पर माता पिता बाधा डालते। मैं समझ गया, क्रांति के ये तरु जरूर करेंगे, पर यथास्थिति की नज़र बचाकर। वे सज्जन जो मुझे खबर दे रहे थे, कह रहे थे कि आखिर हम बुजुर्गों के जीवन भर के अनुभव का भी तो कोई महत्व है। मैंने कहा, अनुभव का महत्व है, पर अनुभव से ज़्यादा महत्व है कि किसी ने अनुभव से क्या सीखा। अगर किसी ने 50-60 साल के अनुभव से सिर्फ यह सीखा कि सबने दबाना चाहिए, तो अनुभव के इस निष्कर्ष की कीमत में शक हो सकता है। किसी दूसरे ने इतने ही सालों के अनुभव से शायद यह सीखा कि किसी से नहीं डरना चाहिए। आप तो 50-60 साल की बात करते हैं। केचुए ने अपने लाखों सालों के अनुभव से यह सीखा है कि रीढ़ की हड्डी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले पेज पर देखते हैं। नहीं, यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती है। अर्थात 50-60 सालों के अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि केचुए की तरह कीचड़ में रेंगने से नहीं चलता। आकाश की ओर, अर्थात यहाँ पर हमें विकास जो है, या जो हमारे यहाँ जाति पाति के या अलग अलग वर्णों के या
अमीरी गरीबी के जो भेदभाव है उन्हें भूलकर आपस का जो स्नेह है उसे केंद्र में रखना जरूरी है और प्रेम की कोई बिरादरी नहीं होती। इसी बात को स्पष्ट करते हुए यहाँ पर हरिशंकर परसाई ने एक उदाहरण देकर स्पष्ट करने का भरकस प्रयास किया है। धन्यवाद।